morning, sir. Very good morning. Good morning. Very good morning. Very good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. Very good morning, Kunj Bihari. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Very good morning. Oh, very good morning. Ram sir. Wrong, sir. Good day, sir. आगे सर Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग. स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करें स्टार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कल हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी वो सबको समझ में आ गया था कि क्या क्या पढ़ा था कल हमने? एक बार वापस रिव्यू करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था. कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम लोग क्लाइंट को क्या कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे थे. हो सकता है कि हम लोग क्लाइंट को क्या कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर एक हॉस्पिटल से जो है दूसरे हॉस्पिटल के अंदर उसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं. तो अगर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको हमने बोला कि वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल. और अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में किया ट्रांसफर तो उसके लिए हमने बोला कि उसको डिस्चार्ज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने क्या कर दिया, सेम का सेम जो भी एडमिशन प्रोसेस था वैसा का वैसा उसके लिए दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर उसने जो भी फाइल्स थी वो सारा भेज के दूसरे डिपार्टमेंट में उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया. ठीक है ना. और जो भी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर सिस्टर इंचार्ज था तो सिस्टर इंचार्ज को हमने इन्फॉर्म कर दिया कि अब ये जो पेशेंट है वो हमारे डिपार्टमेंट से आपके डिपार्टमेंट में आ रहा है और हम इस पेशेंट को जो है हमारे डिपार्टमेंट से आपके डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं. वैसा का वैसा अगर हम लोगों ने दूसरे हॉस्पिटल में अगर उसको ट्रांसफर किया था तो उसके लिए हमने क्या किया था, पहले उस पेशेंट को अपने हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज किया था और अपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद दूसरे हॉस्पिटल के अंदर जो है वो पेशेंट जो है दोबारा से अपना एडमिशन लेगा. ठीक है ना. तो ये हमने कल पढ़ा था. इसके बाद हमने कल ये भी देखा था कि अगर हम लोगों को डाइंग पेशेंट की केयर करना है, केयर करना है उन लोगों की जो नियर टू डाई, मरने के बहुत ज्यादा नजदीक है, बहुत ज्यादा उस कंडीशन के अंदर एजिंग पर्सन है जो बिल्कुल मरने की उस कंडीशन में है, और हम लोग उस पेशेंट की अगर केयर कर रहे हैं तो उन पेशेंट की हम लोग केयर कैसे करेंगे. और सबसे पहले हमने ये देखा था कि उन पेशेंट की अगर केयर करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि उन पेशेंट में सिम्टम्स कौन से आएंगे, ऐसे कौन कौन से साइन सिम्टम्स आएंगे या ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस डेवलप होगी जिनकी हमें केयर करना पड़ेगा. ठीक है ना. तो अगर वो कंडीशंस डेवलप हो रही है उनके बारे में अगर हम समझ पा रहे हैं तभी हम लोग उनकी केयर कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग उनकी केयर नहीं कर पाएंगे. तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उनके सिम्टम्स को समझना पड़ेगा. तो हमने सिम्टम्स को समझा था, फेशियल अपीयरेंस के बारे में समझा था कि उनके फेशियल अपीयरेंस में क्या क्या चीजें आएगा, उनकी मसल्स रिलैक्स हो जाएगी, जो सिक्स है वो फ्लैसिड हो जाएंगे, या फिर ब्रीदिंग के अंदर उनका मूवमेंट्स देखने को मिलेगा. वो सारी कंडीशंस हमने ऑलरेडी कल देखी थी. इसके बाद हम लोगों ने साइट से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड या हियरिंग से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होगी उसके बारे में भी पढ़ा था कि अगर जो पेशेंट है उसको जो जैसे जैसे ओल्ड एज का होता जाएगा उसको देखने में भी प्रॉब्लम आएगा, सुनने में भी प्रॉब्लम आएगा, है ना. और उसकी स्पीच है वो भी क्या हो जाएगी, थोड़ी कंफ्यूजन टाइप की हो जाएगी, या डिफिकल्टी टाइप की हो जाएगी, या इम्पॉसिबल टाइप की हो जाएगी. इसके अलावा हमने देखा कि हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे पेशेंट के अंदर वो भी हमने चेक किए. तो रेस्पिरेटरी जो चेंजेस है उसके अंदर सबसे पहले तो जो रेस्पिरेशन होगा, जो रेस्पिरेशन का पैटर्न होगा वो इरेगुलर टाइप का हमने बताया. उसके अलावा साइन स्टॉक टाइप का जो रैपिड मूवमेंट्स होंगे उसके रेस्पिरेशन के वो हमने बताया. उसके अलावा स्टेटस टाइप का जो साउंड है वो हमने को देखने को मिलेगा. इसका रीजन हमने देख लिया था कि इसका रीजन रहेगा कि सीक्रेशंस के बढ़ने की वजह से, जो सीक्रेशंस ट्रेकिया में रहेंगे या लंग्स के अंदर आसपास कहीं पे भी है, तो उस सीक्रेशंस की वजह से जो उसका रेस्पिरेशन के दौरान उसका जो साउंड आएगा वो स्टेरिस टाइप का साउंड आएगा. इसके बाद हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखा कि उसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है. उसके अलावा उसका पल्स के अंदर भी काफी डिक्रीज देखने को मिल रहा है, रेस्पिरेशन काफी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और वो सारी कंडीशंस हमने देखी. उसके अलावा रेडियल पल्स क्या हो रहा है, उसका बहुत ज्यादा फॉल्स हो रहा है, बहुत ज्यादा गिर रहा था. और रेडियल पल्स को अगर बहुत ज्यादा गिर रहा था तो हम लोगों ने उसका एपिकल पल्स चेक किया.
तो रेडियल पल्स कहाँ से होता है वो भी हमने बता दिया कि थंब के जो पास में हम लोग अगर इस तरह से यहाँ से फील करते हैं तो ये रेडियल पल्स को फील करते हैं, जो रेडियल आर्टरी जहाँ से बॉन को क्रॉस कर रही है वहाँ पे रेडियल पल्स को फील किया। और एपाइकल पल्स कहाँ से फील करते हैं, हर्ट, जहाँ से हर्ट बीट स्टार्ट होता है, हर्ट लॉकेट होता है, तो उस जगह पे अगर हम लोगों ने हाथ रख के उसको फील किया, उसको बोला एपाइकल पल्स बोला। उसके बाद हम लोगों ने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में पढ़ा था कि पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे हिकअप्स हो सकते हैं, उसको नोजिया वोमिटिंग वाली कंडीशंस आ सकती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन वाली कंडीशंस हम लोगों को देखने को मिल सकती है, गैग रिफ्लेक्स जो है, जो स्वेलिंग से रिलेटेड जो रिफ्लेक्स है, जो स्वेलो करता है, निगलता है, उस निगलने में उसको क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, वो रिफ्लेक्स जो है निगलने वाला जो रिफ्लेक्स है वो डिसअपियर हो सकता है। इसके बाद हम लोगों ने जेनेटो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड पढ़ा था कि जो यूरिन का रिटेंशन रह सकता है या जो ब्लैडर है उसका डिस्टेंशन हो सकता है। रिटेंशन का मतलब यूरिन अंदर की तरफ ही स्टोर रह सकता है, या फिर अगर यूरिन अंदर की तरफ स्टोर रहेगा तो जो ब्लैडर है वो फूल जाएगा, तो उसको बोला हम लोगों ने डिस्टेंशन ऑफ यूरिन। और अगर ब्लैडर ज्यादा फूल जाएगा तो उसकी वजह से जो वॉल है उसके इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्टर क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और प्रॉपर क्लोज नहीं रहेंगे, उसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होगी उसको हमने बोला इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या रहेगा, यूरिन वहां से आउटपुट होता रहेगा। और स्टूल की भी यही कंडीशन हो सकती है, इंस्पेक्टर के लॉस होने की वजह से, इंस्पेक्टर का जो कंट्रोल है उसकी जो फंक्शनिंग है वो वीक होने की वजह से क्या हो सकता है, वहां से स्टूल भी इसी तरह से लीक आउट हो सकता है, पास आउट हो सकता है। आगे आप लोगों ने स्किन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में पढ़ा कि स्किन जो पेल हो सकती है या कूल, बाहर से कूल दिखेगी। इसका रीजन ये रहा था कि अंदर का टेम्परेचर अगर बॉडी का बढ़ा है तो जो स्वेटिंग की वजह से जो बाहर की स्किन है वो कैसी दिख रही थी, कूल दिख रही थी, ठीक है ना। और नोज को भी अगर हम लोगों ने टच किया तो वो भी कैसा दिख रहा था, कोल्ड दिख रहा था। और स्किन पेल कलर की दिखेगी और उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस रहेंगे। इसका रीजन हमने पढ़ा था कि इसके अंदर कंजेशन ऑफ ब्लड रह रहा है, ब्लड का क्या हो रहा है, कंजेशन हो रहा है वेन के अंदर, इसकी वजह से जो है सर्कुलेटरी फेलियर हो रहा है और उसकी कंडीशन में डेवलप ये हो रहा है कि स्किन के अंदर कूलनेस आ रही है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम को पढ़ा, तो नर्वस सिस्टम के अंदर हमने ये देखा कि उसके रिफ्लेक्सेस जो है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहे हैं, और पेन को फील करने की कंडीशंस उसकी लॉस हो रही है। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है उसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और जो बॉडी का सरफेस एरिया कूल हो रहा है, इसकी वजह से क्या है, उसको ऑक्सीजन की भी बहुत ज्यादा कमी रह रही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन रह रही है। और इन सब की वजह से उसको रेस्टलेसनेस फील होगा, मतलब उसको थकान जैसा फील रहेगा, उसको रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ऐसा पेशेंट फील करेगा। तो ये हमने कल की क्लास में देखा था। इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी कल हमने पढ़ा था कि ये सारे कौन से सिम्टम्स है, साइन और सिम्टम्स है जिनकी वजह से जो है पेशेंट के अंदर क्या क्या कंडीशंस डेवलप हो सकती है। अब हमें क्या करना है, इन पेशेंट की केयर करना है। ये जो पेशेंट के अंदर जो सिम्टम्स डेवलप हुए हैं या ये जो प्रॉब्लम्स आई है, इन प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, प्रॉब्लम को कम करना है। तो ये हमारा नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग डाइंग पेशेंट के सिम्टम्स हमने देख लिए, अब हम लोग इसकी क्या करना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, केयर ऑफ द डाइंग पर्सन। हम क्या चाहते हैं, उस डाइंग पर्सन की जो डेथ के बहुत ज्यादा नियर है, उस पर्सन की हम लोग क्या करना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैसे देंगे कि देयर आर 5 साइकोलॉजिकल स्टेजेस। कितनी स्टेजेस होती है, 5 साइकोलॉजिकल स्टेज होती है कोई भी डाइंग पर्सन की। इवन अगर हम लोग क्राइसिस की भी बात करते हैं, कोई अपने नॉर्मल अपने लाइफ के अंदर भी क्राइसिस आता है, उस वाली कंडीशंस के अंदर भी हम लोग ग्रिप प्रोसेस यूज में लेते हैं। क्या लेते हैं, ग्रिप प्रोसेस। उस ग्रिप प्रोसेस के अंदर 5 स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं। और वो 5 स्टेप कौन कौन सी होती है, अगर हम लोग इसको सिंपली फॉर्म में लिखे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक वर्ड, आप लोगों को समझ में आएगा। डाबडा। तो हम लोग डाबडा को याद रखना आप लोग, जब भी हम लोग ग्रिप प्रोसेस की बात करें या फिर कभी भी अगर बात करें कि अगर कोई ऐसा क्राइसिस वाली कंडीशन डेवलप हो गई या फिर डाइंग पर्सन है, उसके अंदर साइकोलॉजिकल स्टेज कौन कौन सी आ सकती है, तो हमें याद रखना है डाबडा। तो डाबडा के अंदर हम लोगों ने 5 वर्ड लिखे, उन सबका 5 का अलग अलग मतलब है। तो फर्स्ट डी का मतलब है डिनाइन। डिनाइन का मतलब क्या हुआ, जब भी किसी पर्सन के साथ कोई क्राइसिस वाली कंडीशन आती है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, उस कंडीशन को वो सबसे पहला मना करता है। क्या करता है, नकारता है, मना करता है। तो मना करने वाली कंडीशन को हमने बोला डिनाइन। क्या बोला, डिनाइल। सेकंड है एंगर, क्योंकि अगर कभी किसी पर्सन के साथ कोई अगर प्रॉब्लम आई है तो सबसे पहले तो वो मना करेगा। जैसे अगर हम लोग अगर कोई कैंसर पेशेंट का एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट को क्या हो गया, कैंसर हो गया, और डॉक्टर ने बोला कि आपको क्या हो गया, कैंसर हो गया, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उस चीज को मना करेगा कि नहीं, मुझे कैंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अगर वो सबसे पहले क्या कर रहा है, उस चीज को मना कर रहा है, तो अगर वो थोड़े टाइम तक उस चीज को मना करता रहा, उसके बाद उसको क्या आएगा, उस पर गुस्सा आएगा, उस बीमारी पे, उस कंडीशन पे क्या आएगा, गुस्सा आएगा। तो हमने बोला सबसे पहले डिनाइल वाली कंडीशन डेवलप किया, फिर उसको क्या आ गया, एंगर आ गया, गुस्सा आ गया।
फिर वो क्या करेगा, बार्गेनिंग करेगा। बार्गेनिंग का मतलब होता है मोल भाव। जैसे होता है ना कि हम लोग कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं या सब्जी मंडी में भी जाते हैं, 10 रुपए की चीज है तो 5 रुपए में दे दो, 7 रुपए में दे दो, ऐसे जो बार्गेनिंग करते हैं ना, मतलब मोल भाव जो करते हैं, वो वाली कंडीशन इस पेशेंट के साथ भी फील होगा। वो पेशेंट क्या करेगा, मोल भाव करेगा, उसके अंदर बार्गेनिंग करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा डिप्रेशन वाली कंडीशन। तो डिप्रेशन क्यों, क्योंकि अगर पेशेंट के साथ क्या कंडीशन डेवलप हुई, सबसे पहले उसने उस बीमारी को डिनाइल किया, उसको गुस्सा आ रहा है, उसने बार्गेनिंग भी किया। अब जब भी उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो उसको क्या रहेगा, डिप्रेशन आएगा। ठीक है ना। अगर उसका डिनाइन करने से, एंगर की वजह से या बार्गेनिंग करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आगे वाली स्टेप नहीं आएंगे। लेकिन अगर उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, बार्गेनिंग करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो वो क्या जाएगा, स्ट्रेस में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा। ठीक है ना। अब वो कंडीशन कौन सी होगी, डिप्रेशन वाली कंडीशन होगी। डिप्रेशन के बाद लास्ट स्टेज में क्या करेगा, उस बीमारी को एक्सेप्ट करेगा कि अब भी वो प्रॉब्लम जो है, वो प्रॉब्लम उसी के साथ बनी हुई रह रही है, तो वो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करेगा। तो ये डाबडा वर्ड आप लोग याद रखना। ग्रिप प्रोसेस के अंदर साइकोलॉजिकली स्टेप्स, जो स्टेज की बात करें हम लोग, डाइंग पेशेंट की हो गई या फिर किसी भी क्राइसिस वाली कंडीशन के अंदर होगी, तो हम लोगों को डाबडा याद रखना है, साइकोलॉजिकली स्टेज याद रखनी है। 5 स्टेज है ग्रिप प्रोसेस की। ठीक है ना। फर्स्ट है डिनाइल, सेकंड एंगर, थर्ड बार्गेनिंग, फिर डिप्रेशन, फिर एक्सेप्टेंस। सबसे लास्ट में वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, अगर मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है तो ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे या इस प्रॉब्लम के साथ जो भी फर्दर है जो ट्रीटमेंट लेंगे। आगे हमने लिखा इन ऑल दीज स्टेजेस, इन सब स्टेजेस के साथ द नर्स नीड टू बी ट्रथफुल बट प्रूडेंट इन ऑल हर डीलिंग्स विद द क्लाइंट। मतलब क्या हुआ कि हमें इन स्टेजेस के बारे में समझना है पहले तो, क्योंकि वो स्टेजेस पेशेंट के साथ कंटिन्यू चलती रहेगी। इन स्टेजेस के साथ हम लोगों को ट्रुथफुल रहना है, हम लोगों को बिल्कुल उस पेशेंट का विश्वास नहीं तोड़ना है। ठीक है ना। उसके अलावा हम लोगों को क्या करना है, डील करना है उस पेशेंट के साथ। पेशेंट के साथ डील करने का मतलब क्या हुआ, उस पेशेंट की केयर करना है। आगे हमने लिखा मेंटेन ए जेन्युइन ऑनेस्ट एटीट्यूड ऑफ इंटरेस्ट। और हम लोगों को क्या करना है, एक जेन्युइन और ऑनेस्ट एटीट्यूड बना के रखना है, इंटरेस्ट बना के रखना है, ताकि हम लोग उस पेशेंट की क्या कर सके, केयर कर सके। आगे हमने लिखा बी वार्म, सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग। हम लोगों को क्या करना है, एनर्जेटिक रहना है, एक्टिव रहना है, सपोर्टिव रहना है, पेशेंट के सपोर्ट के लिए ऑलरेडी तैयार रहना है। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग का मतलब हुआ, अगर पेशेंट कुछ अपने को प्रॉब्लम बता रहा है या हम अगर पेशेंट को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अंदर अपने अंदर क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बिना अंडरस्टैंडिंग के हम लोग रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे, नर्स पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे, और अपनी प्रॉब्लम को या अपना आइडियाज है, उस आइडियाज को उनके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, और पेशेंट अपने प्रॉब्लम को अपने साथ शेयर नहीं कर पाएगा। आगे हमने लिखा द क्लाइंट में आस्क मेनी क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, क्योंकि अगर किसी भी पर्सन के साथ अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चलते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चलती रहती है, और वो प्रॉब्लम्स को अगर वो शेयर करेगा अपने साथ, मतलब वो प्रॉब्लम को शेयर कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है अपने से। ठीक है ना। तो क्लाइंट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है, और हमें क्या करना है, उनको वांट टू क्लियरिफाई मेनी ऑफ हिज डाउट्स। और वो पेशेंट जो है अपने बहुत सारे डाउट्स को क्या करना चाहता है, क्लियर करना चाहता है, क्लियरिफाई करना चाहता है। ठीक है ना। तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहे होंगे और वो बहुत सारे डाउट्स लेके चल रहा होगा, तो उसको उसके क्वेश्चंस का आंसर चाहिए और उसके डाउट का क्या चाहिए, प्रॉपर क्लियरिफिकेशन चाहिए। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, उनके डाउट्स को क्लियर करना है और उनके क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर देना है। आगे हमने लिखा लेट द क्लाइंट टेल यू व्हाट ही नोज अबाउट हिज कंडीशन। और हम लोगों को ये भी उससे क्लाइंट से पूछना है कि वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में कितना जानता है। ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, अपनी प्रॉब्लम के बारे में अपन को उसका पूरा रिव्यू देगा कि हाँ, जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम्स हुई है वो प्रॉब्लम ये है, या मैं इस प्रॉब्लम के बारे में इतना जानता हूँ। जैसे होता है ना, कैंसर अगर किसी को होता है तो वो कैंसर के बारे में कितना जानता है, कैंसर का ट्रीटमेंट के बारे में कितना जानता है ना, कितना लंबा ये ट्रीटमेंट चलेगा, उसको क्या क्या सावधानी रखनी है। जैसे अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको क्या चीज खानी है, क्या चीज नहीं खानी है, वो उसको पता है कि नहीं पता है, मतलब उसकी कंडीशन से रिगार्डिंग क्या उसको ट्रीटमेंट लेना है, क्या उसकी कंडीशन किस क्या खाने से क्या पीने से उसकी कंडीशन ठीक हो सकती है, क्या खाने क्या पीने से कंडीशन और ज्यादा बिगड़ सकती है, वो सारी कंडीशन उसको पता है कि नहीं पता है, वो अपनी कंडीशन के बारे में जानता है कि नहीं जानता, वो अपने को उससे पूछना है और वो अपने को उसके बारे में बताएगा। आगे लिखा हम लोगों ने ट्राई टू यूज हिज ओन वर्ड्स व्हेन टॉकिंग टू हिम। और अगर हम लोग उससे बात कर रहे हैं तो जब हम लोग उनसे बात करेंगे तब उन्हीं के वर्ड्स को ज्यादा यूज मिलेंगे। उन्हीं का वर्ड का मतलब क्या हुआ, जब क्योंकि वो ओल्ड एज के पीपल्स है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस पीपल है, तो उन्होंने बहुत सारे आइडियाज शेयर किए होंगे हम लोगों के साथ और बहुत सारी बातें हम लोगों के साथ शेयर की होगी। तो हमें अगर उनकी केयर देना है और उनको इजीली समझाना है तो उन्हीं की भाषा के अंदर या उन्हीं के वर्ड्स के अंदर, ठीक है ना, उन्हीं के वर्ड के अंदर, उन्हीं के डायलॉग के अंदर हमें क्या करना है, उनको केयर डिलीवर करना है। उससे क्या होगा, वो अपने बात को ज्यादा समझ पाएंगे, जो बात उन्होंने खुद ने बोली है उस बात को समझने में उनके लिए ज्यादा इजी रहेगा। आगे हमने लिखा नो वन रियली नोज व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स एंड मिरेकुलस रिकवरीज हैव बीन नॉन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ये नहीं जानता है कि फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है ना। कोई भी पर्सन ये नहीं जानता कि फ्यूचर के अंदर, हम भी नहीं जानते कि हमारे आने वाले टाइम के अंदर
हमारे साथ क्या होने वाला है ये हम भी नहीं जानते, ठीक है ना। तो कोई भी ये नहीं जानता कि उसके फ्यूचर के अंदर उसके साथ क्या हो सकता है। बट हमने ये यहाँ पे लिखा मेरेकुलस। मेरेकुलस का वर्ड मतलब अगर आप लोगों को पता हो, मेरिकुलस का मतलब होता है चमत्कार। एक तरह से हम लोग बात करें अनएक्सपेक्टेड जिसकी बात करें, जो मतलब सडनली ऐसा कुछ हो जाए, चमत्कार की तरह हो जाए, जिनका हमने कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो जाए। तो जो है चमत्कार वाली कंडीशंस हो सकती है उस पेशेंट के साथ, क्योंकि हम लोग उसको केयर दे रहे हैं। कभी कभार होता है ना ओल्ड एज के पीपल्स जो बिल्कुल बहुत ज्यादा वीक कंडीशन में चले गए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि शायद अभी मरने ही वाले हैं, और वो लोग भी क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और चलने फिरने की कंडीशन तक भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ कभी भी कोई चमत्कार हो जाए ऐसा कुछ कह नहीं सकते अपन, है ना। जो केयर दे रहे हैं उस केयर के अंदर या फिर बॉडी है ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट अपने अंदर लाए कि वो कंटिन्यू चलती रहे। तो कोई भी ये नहीं जानता कि फ्यूचर के अंदर उसके साथ क्या हो सकता है, या फिर कोई ये नहीं जानता कि उसके साथ कोई चमत्कार वाली कंडीशंस डेवलप हो सकती है, कभी भी कोई चमत्कार हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इस डाबडा को मिटाते पहले। नेक्स्ट हमने देखा कि साइकोलॉजिकल नीड ऑफ डाइंग पर्सन कैन बी समराइज एज फॉलोज। तो जो पर्सन है, डाइंग पर्सन है, उसकी साइकोलॉजिकल नीड क्या क्या हो सकती है, वो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है जो उस पर्सन को चाहिए, ठीक है ना। उस पर्सन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो सबसे जरूरी क्या है, उसको रिलीफ फ्रॉम लॉनलीनेस। लॉनलीनेस का मतलब वो अकेलापन से, अकेलेपन से अपने को क्या करना है, उसको रिलीफ दिलाना है, उसको थोड़ा सपोर्ट देना है कि उसके साथ में कोई रहे, वो अकेला फील नहीं करे। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ा फियर और डिप्रेशन। तो उसको क्या करना है, रिलीफ दिलाना है, एक तो अकेलापन से, एक उसको डर जो लग रहा है उस डर से रिलीफ दिलाना है, और फिर डिप्रेशन से उसको क्या करना है, रिलीफ दिलाना है। ये तीन काम सबसे पहले हमें करना है। उसके अलावा हम आगे पढ़ रहे हैं कि मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी। हमें क्या करना है, मेंटेन करके रखना है उसकी सिक्योरिटी का, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना है, उसका कॉन्फिडेंस को बना के रखना है, ठीक है ना। उसका जो कॉन्फिडेंस है उस कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है, क्योंकि अगर हम लोग सिंपली बात करें तो बहुत सारी डिजीज कंडीशंस जो है वो कॉन्फिडेंस से ही ठीक हो जाती है। अगर किसी पर्सन को कॉन्फिडेंस रहता है कि मुझे मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तो वो जल्दी ठीक भी हो जाता है ना। और डिग्निटी का मतलब हुआ उसकी जो मान मर्यादा है उसको बना के रखना है, अपने को मेंटेन करके रखना है। तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना है, उसके कॉन्फिडेंस को बना के रखना है, और उसकी डिग्निटी है उसको भी मेंटेन करके रखना है। आगे हमने बात किया मेंटेनेंस ऑफ होप। तो हर किसी पर्सन की क्या होती है, होप होती है। हमने पहले भी पढ़ा है जब हम लोग ऑलरेडी डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे या हेल्थ के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि हर पर्सन की क्या होती है, होप होती है, एक आशा होती है कि वो ठीक हो जाएगा। और अगर ठीक होने की आशा उसके अंदर है तो उस आशा को बना के रखना है, उस होप को बना के रखना है ना, उम्मीद की किरण को जगा के रखना है कि हाँ सच में आप लोग क्या हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, या कंटिन्यू जो है अपनी लाइफ को चलाते रहोगे। आगे हमने लिखा मीटिंग द स्पिरिचुअल नीड्स। स्पिरिचुअल नीड्स का मतलब वो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ रहना है, तो उसको भी क्या करना है, उसको आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ रखना है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग उसके लिए जो है उसका डिग्निटी को थोड़ा ब्रेक करें और उसको आध्यात्मिकता से जोड़ नहीं पाए, ऐसा भी अपन नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है, जैसा उसका कस्टम है, जैसा उसका रिलीजन्स है ना। अलग अलग कस्टम्स के लोग आते हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तरह के लोग आएंगे, या अलग अलग कस्टम से अलग अलग सोसाइटी से लोग आएंगे। तो उनका सबका जो तरीका है या सबका जो एक स्पिरिचुअल जो थिंकिंग है वो सबकी अलग अलग हो सकती है। तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी स्पिरिचुअल नीड्स को क्या करना है, फुलफिल करवाना है, पूरा करवाने की पूरी कोशिश करना है, ठीक है। तो ये है साइकोलॉजिकल नीड्स जो एक डाइंग पर्सन के अंदर आ सकती है मोस्टली। सबसे पहली बात तो वो अलोन जो है लॉनलीनेस से उसको रिलीफ दिलाना है, फिर उसको फियर से रिलीफ दिलाना है, और डिप्रेशन से उसको रिलीफ दिलाना है। उसके बाद मेंटेन करनी है क्या क्या चीजें, सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना है, डिग्निटी को मेंटेन करना है। इसके अलावा जो उसकी होप है, जो उसकी आशा है, उम्मीद की किरण है, उसको बना के रखना है, मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा जो भी उसकी स्पिरिचुअल नीड्स है, उस नीड्स को क्या करना है, हमें फुलफिल करवाने की कोशिश करना है अकॉर्डिंग टू रिलीजन्स। उसका रिलीजन्स कैसा है उसके अकॉर्डिंग, या उसका कस्टम्स कैसा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसकी स्पिरिचुअल नीड्स को क्या करना, पूरा करने की पूरी कोशिश करना है। आगे हमने बात किया रिमेंबर द डियर एंड नियर वंस ऑफ द क्लाइंट एंड ऑल्सो पास थ्रू दिस 5 स्टेजेस एज द क्लाइंट इज नियरिंग डेथ। मतलब क्या हुआ कि जब क्लाइंट है जो इस 5 स्टेजेस से निकलने की कोशिश कर रहा है या इन 5 स्टेजेस के अंदर है, ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम लोग बात दिलाने की बात करें, तब हमें ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि उस पेशेंट का, उस पर्सन का नियर और डियर पर्सन कौन है। नियर और डियर का मतलब
बहुत ज्यादा क्लोज पर्सन कौन है, जो जिससे सबसे ज्यादा उसको लगाव है, वो पर्सन कौन है। जैसे होता है ना कभी कभार हम लोग अगर ओल्ड एज की पीपल की बात करें तो उसका कोई जैसे पोता हो गया, बेटा हो गया, बेटी हो गया, उनके लिए वो बहुत ज्यादा ऐसे करते हैं कि मुझे वो उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, ऐसा करते हैं ना। तो हमें क्या करना है, उनको सच में उनके पास में लाके खड़ा करना है। उससे क्या होगा कि उसको जो थोड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, साइकोलॉजिकली सपोर्ट मिलेगा। और पीसफुल डेथ के प्रति अगर हम लोग बात करें किसी पेशेंट की, तो पीसफुल डेथ इसी वजह से मिलती है जब हम लोग उनकी डिमांड्स को पूरा कर देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, सच में जो है सेटिस्फेक्शन उनको मिल जाता है और वो पीसफुल डेथ को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। हमें क्या करना है यहाँ पे, नियर और डियर वंस को सच में उनके पास मिला के खड़ा करना है। इससे क्या होगा, उनकी जो क्लाइंट की जो नीड है वो नीड फुलफिल हो जाएगी। आगे हमने पढ़ा, द नर्स एटीट्यूड्स टुवर्ड द रिलेटिव्स शुड बी सिंपैथेटिक। और जो नर्स का जो एटीट्यूड होना चाहिए उनके रिलेटिव्स के प्रति या फिर पेशेंट के प्रति, वो सिंपैथेटिक वाला होना चाहिए, सिंपैथी वाला होना चाहिए। और कंसिडरेट एंड मीनिंगफुल। और हम लोग जो है, जो रिलेशन जो हम बुला के रख रहे हैं या एटीट्यूड्स को बना के रख रहे हैं, वो मीनिंगफुल एटीट्यूड्स होना चाहिए, उसका कुछ मीनिंग्स होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब रहना चाहिए। आगे हमने लिखा, the nurse may see that they have a place to take rest and to have their meals। और हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो वहाँ पे उसके रिलेटिव्स आए हुए हैं या जो पेशेंट खुद भी है, तो उनके लिए रेस्ट का क्या हम लोग प्रावधान करे किए हुए हैं या फिर उनकी खाने का क्या प्रावधान किए हुए हैं, ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे हमने लिखा, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द पर्संस ऑफ द फैमिली एट द बेड साइड ऑफ डाइंग पर्सन। मतलब क्या है, ये सिंपल सी चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम लोग सिंपली बात करें किसी भी पर्सन की, जो डाइंग पर्सन है या नहीं भी है, उसकी भी अगर हम लोग बात करें, तो फैमिली पर्सन से बड़ा कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। अगर किसी भी पर्सन की अगर हम लोग नियर और डियर की बात करें, तो उसका फैमिली पर्सन होता है, वही उसका सबसे बड़ा क्या होता है, नियर और डियर हो सकता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। जैसे होता है ना कभी कभार अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट की बात करें सिंपली, तो उसकी जगह किसी और को लाके खड़ा कर दिया, लेकिन उस पेशेंट के लिए या उस डाइंग पर्सन के लिए उसका फैमिली मेंबर सबसे इंपॉर्टेंट होगा। उसकी फैमिली मेंबर का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। उसकी फैमिली मेंबर की जगह हम लोग किसी भी और पर्सन को पकड़ के खड़ा नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो हमने ये लिखा यहाँ पे कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता किसका, प्रेजेंस ऑफ फैमिली। फैमिली का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता किसके लिए, जो बेड साइड ऑफ डाइंग, डाइंग पर्सन के बेड साइड के आसपास उसके फैमिली के अलावा कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। आगे हमने लिखा, द रिलेटिव्स शुड बी गिवन इनफ टाइम टू बी विद द डाइंग पर्सन। और जो रिलेटिव्स है, उन रिलेटिव्स को क्या करना चाहिए, प्रॉपर टाइम देना चाहिए उस डाइंग पर्सन को, पूरा टाइम देना चाहिए। जितना उस डाइंग पर्सन के लिए टाइम रिक्वायर्ड है, वो टाइम उसको पूरा देना चाहिए उसके फैमिली पर्सन्स को या उनके रिलेटिव्स को। आगे हमने लिखा, द डाइंग पर्सन मे बी शिफ्टेड टू ए प्राइवेट रूम। और हमें क्या करना है, कोशिश करना है कि जो डाइंग पर्सन है, उस डाइंग पर्सन को, क्योंकि हमें पता है कि ये डाइंग पर्सन है, बहुत जल्दी इसका डेथ होने वाला है, उस वाली कंडीशन में हमें क्या करना है, उस पर्सन को प्राइवेट रूम के अंदर शिफ्ट करना है। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि प्राइवेट रूम में शिफ्ट करने से हम लोग उस पेशेंट को भी प्राइवेसी दे रहे हैं, उस पेशेंट को भी सेफ्टी दे रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरे पेशेंट्स है वहाँ पे, क्योंकि वार्ड के अंदर और भी पेशेंट्स होंगे, उन दूसरे पेशेंट्स को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्राइवेसी देने का काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे एक प्राइवेट रूम के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। उससे क्या फायदा मिलेगा, तो फायदा ये रहेगा कि हम लोगों ने क्या कर दिया, उस पेशेंट को दूसरे रूम में अगर शिफ्ट कर दिया है, तो किसी भी दूसरे पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, दूसरे पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उस पेशेंट के पास में है, तो हो सकता है कि उसके फैमिली मेंबर्स में से कोई क्राई करने लग जाए, है ना, या रोने लग जाए, ऐसी कोई कंडीशंस डेवलप हो रही है, या फिर उसके साथ, क्योंकि उस वो डाइंग पेशेंट है, तो उसके नजदीक बहुत सारे लोग भी आएंगे, फैमिली मेंबर्स भी ज्यादा आएंगे मिलने के लिए भी, तो उस वाली कंडीशन में दूसरे पेशेंट क्या हो सकते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं। उस वाली कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, उस पेशेंट को थोड़ा अलग रूम के अंदर, सेपरेट रूम के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये तो हमने बोल दिया, साइकोलॉजिकल सपोर्ट से रिलेटेड बोल दिया कि हम लोग पेशेंट का क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली सपोर्ट कर रहे हैं, उसको साइकोलॉजिकली हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। आगे हम पढ़ते हैं कि अगर हम लोग उसके पेशेंट के सिम्टम्स जो आ रहे हैं, उन सिम्टम्स को ट्रीट करना चाहें, तो सिम्टम्स को ट्रीट करने का मतलब होता है सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक वर्ड का मतलब होता है सिम्टम को ट्रीट करना। हम लोग डिजीज को ठीक नहीं कर पाएंगे अब, जैसे अगर उसको कैंसर हो रखा था या और भी कोई कंडीशन हो रखी थी, अब हम कंडीशंस को ठीक नहीं कर पाएंगे। अब हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, सिम्टम को ठीक कर सकते हैं, या फिर सिम्टम को मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बात किया सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। तो वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, ये सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा सिम्टम्स, या फिर हम लोग अगर बात करें किसी भी पर्सन की सबसे जो बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, बड़ी नीड जो होती है, वो होती है सांस लेना। क्या होती है, सांस लेना। ऑक्सीजन सबसे बड़ी नीड होती है। तो अगर ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम लोग उस प्रॉब्लम को देखेंगे। सबसे पहले उस जो सिम्टम्स है, उन सिम्टम्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे, उनको थोड़ा मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, या फिर उन सिम्टम्स को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा।
इसमें लिखा है द डाइंग पर्सन हु इज रेस्टलेस, मतलब एक ऐसा डाइंग पर्सन जो क्या है रेस्टलेस वाली कंडीशन में, थकान वाली कंडीशन में, जिसको रेस्ट की जरूरत है। एप्रीहेंसिव एंड शॉर्ट ऑफ ब्रीथ। शॉर्ट ऑफ ब्रीथ का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर हम लोगों की सिंपली बात करें, जो ब्रीदिंग जो रेस्पिरेशन है, वो रेस्पिरेशन अगर हम लोग 16 से 20 अगर ऐसा बोलते हैं कि 16 से 20 हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, तो अगर 20 हम लोग लास्ट मानते हैं, हाईएस्ट अगर माने कि 20 है, तो 20 का मतलब ये हुआ कि हर 3 सेकंड में हम लोगों को क्या करना है, ब्रीदिंग पैटर्न को पूरा करना है। तो ब्रीदिंग के अंदर क्या क्या चीज आती है, एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, इन दोनों को मिला के जो हमारी एक ब्रीदिंग बनती है, क्या बनती है, एक ब्रीदिंग, एक ब्रीथ बनती है, एक सांस बनती है। ठीक है ना, सिंपल सी चीज, एक बार हमने सांस को लिया, उसी सांस को वापस छोड़ा, इन दोनों को मिला के एक ब्रीथ बना, क्या बना, एक ब्रीथ। और ये जो एक ब्रीथ है वो 16 से 20 बार आती है एक मिनट के अंदर। कितने मिनट के अंदर, एक मिनट के अंदर 16 से 20 बार हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। मतलब 16 बार ही सांस को लेते हैं, 16 बार ही सांस को छोड़ रहे हैं, या फिर 20 बार सांस को ले रहे हैं, 20 बार ही सांस को छोड़ रहे हैं। इन सबको मिला के क्या हुआ, एक ब्रीथ बना, सांस को लेना छोड़ना एक ब्रीथ। और ऐसा करके हम लोग एक मिनट के अंदर कितना कर रहे हैं, 16 से 20 कर रहे हैं। और अगर 20 बार अगर हम लोग सांस को अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, इसका मतलब उस पेशेंट की कंडीशन कितनी हुई, 3 सेकंड के अंदर वो क्या कर रहा है, एक ब्रीथ को पूरा कर रहा है। ठीक है ना, सिंपल सी चीज, 3 सेकंड के अंदर एक ब्रीथ को पूरा कर रहा है। और अगर वो पेशेंट 3 सेकंड की जगह 2 सेकंड में पूरा करने लग जाए, 1 सेकंड में पूरा करने लग जाए, इसका मतलब क्या होगा, वो 20 से ऊपर बढ़ गया है, उसकी रेस्पिरेशन 40 हो गई है, 50 हो गई है ना। सांस लेने की जो स्पीड है, जैसे अगर किसी की 30 बार अगर सांस ले रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो हर 1.5 मिनट के अंदर या हर 2 मिनट के अंदर क्या कर रहा है, पूरा उस ब्रीदिंग को खत्म कर रहा है, जबकि उसको 3 मिनट में खत्म करना, 3 सेकंड में खत्म करना चाहिए था। एक ब्रीथ को खत्म करने में 3 सेकंड लगते हैं, और अगर वो 3 सेकंड की जगह 2 सेकंड में खत्म कर रहा है या 1 सेकंड में खत्म कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ गई है। अब वो 20 की जगह 30 बार सांस ले रहा है ना, या फिर 25 बार सांस ले रहा है। उस वाली कंडीशन को हमने बोला शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कि उसका जो ब्रीथ है वो शॉर्ट हो गई, उसका टाइमिंग है वो कम हो गया, शॉर्ट हो गया। उन वाले पेशेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रेस्टलेस वाली कंडीशन में या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वाली कंडीशन में, उनको हम लोग ऑक्सीजन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा टू बी गिवन ऑक्सीजन इनहेलेशन टू एज हिज कंफर्ट, मतलब उसको कंफर्ट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन का इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करवाना, इनहेल करवाना, है ना। तो हम लोग इनहेलेशन का एक प्रोसेस पढ़ेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसमें हम लोग अलग अलग मेथड पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो मेथड्स होते हैं जिनसे हम लोग ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ऑक्सीजन इनहेलेशन का मतलब हुआ कि हम लोगों ने क्या कर दिया, उसके मुंह पे मास्क रख दिया, और उससे वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को इनहेल करेगा, अंदर की तरफ खींचेगा। ठीक है ना, जो सांस ले रहा है उस सांस के साथ ऑक्सीजन को अंदर लेगा। तो अगर ऑक्सीजन देंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी अंदर, ऑक्सीजन अंदर जाएगी ज्यादा, तो उसका जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वाली कंडीशन है या रेस्टलेस वाली कंडीशन है, वो थोड़ी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। आगे हमने लिखा एलिवेशन ऑफ द क्लाइंट्स हेड। क्लाइंट्स हेड का मतलब हुआ जो सर है, उस सर को थोड़ा सा एलिवेट करना। जैसे अगर हम लोगों ने सिंपल सी बात, अगर पूरे बेड पे प्लेन पोजीशन में उसको सुला दिया, सीधा एकदम फ्लैट पोजीशन में सुला दिया, तो हमें क्या करना है, उसके हेड पार्ट पे पिलो रखना है। उससे क्या होगा, उसका सर जो है वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा। अगर सर ऊपर रहेगा तो उसका जो रेस्पिरेशन का जो ट्रैक है, वो ट्रैक कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। तो उसकी वजह से वो इजीली क्या कर पाएगा, ब्रीदिंग कर पाएगा, सांस इजीली ले पाएगा। अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसको क्या करना चाहिए, या तो हेड पार्ट को क्या कर देना चाहिए, एलिवेट कर देना चाहिए थोड़ा सा, उससे क्या होता है, रेस्पिरेशन इजी होता है। और या फिर अभी कोरोना के अंदर आप लोगों ने सुना होगा, हम लोगों को क्या करना चाहिए, उल्टा लेट जाना चाहिए। उल्टा लेटने का मतलब क्या हुआ, प्रॉन पोजीशन के अंदर, मतलब एक तो फ्लैट पोजीशन के अंदर अगर हम सीधा सोए हुए हैं उसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन, और अगर हम लोग उल्टा सो जाए उसको बोलते हैं प्रॉन पोजीशन। जब हम लोग पोजीशन पढ़ेंगे उस टाइम हम ये भी पढ़ेंगे पूरा। तो अगर प्रॉन पोजीशन में सुलाते हैं तो उससे क्या होता है, लंग्स पे प्रेशर रहता है, उसकी वजह से लंग्स इजीली है जो सांस को ज्यादा अंदर की तरफ और बाहर की तरफ इजीली कर पाते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हेड पार्ट को एलिवेट कर सकते हैं। जैसे ये फ्लैट पोजीशन में हम लोग हेड पार्ट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर सकते हैं, तो हेड यहाँ थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो रेस्पिरेशन ट्रैक जो है वो एकदम जो स्ट्रेट पोजीशन में रहेगा और क्लियर रहेगा। आगे हमने लिखा कीप द रूम वेल वेंटिलेटेड, और रूम को क्या करना है, अपने को वेंटिलेटेड रखना है, प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखना है। सर आपकी वॉइस कट हो रही है, वॉइस कट हो रही है। बरकत अली, वॉइस को कट हो रहा है कि थोड़ा बहुत? हाँ सर, थोड़ा बहुत वॉइस कट हो रहा है। ज्यादा हो रहा है या थोड़ा थोड़ा हो रहा है? नहीं, थोड़ा बहुत ही हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, सुन लेना है, जो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आए तो पूछ लेना वापस। और सोनू मीणा, ये स्क्रीन पे लिखने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला कि हम लोगों ने क्या कर दिया, उसके बेड को थोड़ा सा एलिवेट कर दिया, और रूम को क्या कर दिया, प्रॉपर वेंटिलेट करके रख दिया। क्या कर दिया, प्रॉपर वेंटिलेट करके रख दिया।
अब हमने बोला कीप द क्राउड अवे। कीप क्राउड अवे का मतलब जो भी क्राउड हो रहा है, भीड़ भाड़ वाली जो कंडीशंस डेवलप हो रही है या आवाज ज्यादा अगर पेशेंट के पास में ज्यादा आ रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस आवाज को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, भीड़ को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। या उसके रिलेटिव्स अगर ज्यादा मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि उसको सांस मिलने अगर तकलीफ हो रही है तो अगर उसके आसपास अगर लोग ज्यादा आए हुए हैं तो उसको और ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि वो बोलने की कोशिश करेगा उस वाली कंडीशन में हो गया, या फिर वो एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा उस वाली कंडीशन में, वो रेस्ट नहीं ले पाएगा और वो कंडीशन क्या डेवलप हो जाएगी, उसको प्रॉब्लम रहता रहेगा। आगे हमने लिखा एज द सीक्रेशंस में पुल इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब अगर रेस्पिरेशन ट्रैक जो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो सांस लेने का जो रास्ता है, उस रास्ते के अंदर कहीं पे भी सीक्रेशंस ज्यादा हो रहे हैं तो उन सीक्रेशंस की वजह से क्या हो सकता है, जो गैग रिफ्लेक्स है या फिर बार बार उसको कपिंग वाली कंडीशंस रह सकती है, या गैग रिफ्लेक्स के अंदर क्या हो सकता है, डिसअपियरेंस वाली कंडीशंस आ सकती है ना। तो जो कफिंग वाली कंडीशन अगर डिसअपियर होती है तो कफ नहीं आने की वजह से क्या नहीं होगा, जो भी म्यूकस वहाँ पे सीक्रेट हुआ है या सीक्रेशंस वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो सीक्रेशंस बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। तो खांसी आने से क्या होता है, वो सीक्रेशंस बाहर निकलते हैं, और खांसी नहीं आएगी तो सीक्रेशंस बाहर नहीं निकलेंगे। उसके अलावा गैग रिफ्लेक्स मतलब जो निकलने का जो रिफ्लेक्स है वो भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर वाली कंडीशन के अंदर चला जाएगा। आगे हमने लिखा द रेस्पिरेशन में बिकम नॉइसी। नॉइसी का मतलब होता है आवाज वाला। अब जो सीक्रेशंस वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि उसको खांसी भी नहीं आ रहा है, खांसी भी क्या होगी, डिसअपियर हो गई है, गैग रिफ्लेक्स जो है डिसअपियर हो गया, उस वाली कंडीशन में क्या होगा, उसका जो सीक्रेशंस वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, उन सीक्रेशंस के इकट्ठे होने की वजह से जो सांस ले रहा है उस सांस के अंदर भी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, जो खड़खड़ की आवाज ऐसे सुनाई देगी, जैसे पेपर कैसे आवाज करता है वैसे आवाज सुनाई देगी वहाँ पे। तो उस वाली कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसका सीक्रेशंस वहाँ पे बड़ा है तो हम लोग सीक्रेशंस को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा पेरियोडिक सक्शनिंग इज नेसेसरी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सक्शनिंग कर सकते हैं, सक्शन मशीन से एक ट्यूब इंसर्ट करके ट्रैके के अंदर ट्यूब इंसर्ट किया और वहां से सक्शन कर सकते हैं। तो हम लोग सक्शनिंग पढ़ेंगे तब हम समझ में आएगा कि सक्शनिंग का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखें कि सक्शनिंग कर सकते हैं अगर किसी भी पेशेंट का क्या हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कोई भी तरह का कफ जमा हो गया या फिर कोई भी तरह का सीक्रेशंस वहाँ पे इकट्ठा हो गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सक्शनिंग उस पेशेंट का कर सकते हैं। आगे हमने लिखा इफ द क्लाइंट रिमेन इन द सेम पोजीशन, और अगर क्लाइंट जो है एक ही पोजीशन के अंदर लंबे टाइम तक है तो क्या हो सकता है, उस लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन के अंदर रहने की वजह से वहां पे जो सीक्रेशंस है वो बढ़ सकते हैं और वो सीक्रेशंस माउथ के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर एक ही पोजीशन के अंदर लंबे टाइम तक कोई पेशेंट रहेगा तो उसके सीक्रेशंस बढ़ेंगे, और सीक्रेशंस ज्यादा मुंह के अंदर जैसे सीक्रेशंस ज्यादा हो गए तो वो सीक्रेशंस कहाँ जा सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाएंगे, और अगर सीक्रेशंस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाएंगे तो उसकी वजह से जो पेशेंट को जो कंडीशन डेवलप होगी उसको बोलेंगे हम लोग डिस्निया। क्या बोलेंगे, डिस्निया। तो डिस्निया का सिंपल सा मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। आप लोग याद रखोगे इस डिस्निया वर्ड का मतलब है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। मैंने यहाँ लिखा नहीं है पर आप लोगों को याद रखना है, डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ, ठीक है ना, उसको वर्ड को बोलेंगे डिस्निया, याद रहेगा। आगे हमने लिखा सो द नर्स हैज टू सी दैट हिज पोजीशन इज चेंज फ्रीक्वेंट। और अब हमें क्या करना है, अगर उस पेशेंट को एक ही पोजीशन में बार बार रखा हुआ है तो ये डिस्निया वाली कंडीशंस डेवलप हो सकती है। तो हमें इस डिस्निया से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नर्स का ये काम है कि वो क्या करे, उस पेशेंट की कंडीशन को बार बार, पोजीशन को बार बार चेंज करे। जैसे अगर पहले सुपाइन पोजीशन में सो रहा था तो अब उसको लेटरल पोजीशन में सुला दे, है ना, साइड वाली पोजीशन में सुला दे, या इस साइड सो रहा था तो इस साइड करवट दिला दे, या प्रॉन पोजीशन के अंदर कर दे, हेड को एलिवेट किया हुआ था हेड को वापस डाउन कर दे। ऐसी सारी कंडीशंस हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार उस पेशेंट के साथ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर हम लोगों ने उसका पोजीशंस बार बार चेंज किया तो उससे क्या होगा, जो भी उसके माउथ के अंदर जैसे अगर कोई कप वगैरह बन गया या सीक्रेशंस बन गए तो हमने उसको साइड लाइन पोजीशन में दे दिया तो हो सकता है कि वो ड्रिलिंग करके बाहर की तरफ निकल जाए या उसके सीक्रेशंस को वो इजीली निगल ले, है ना। इस कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी पोजीशन को थोड़े थोड़े टाइम के अंदर चेंज करते रहना पड़ेगा। और अगर हम लोग पोजीशन को चेंज भी कर रहे हैं तो हम लोग उसको अल्सर से भी बचा रहे हैं, है ना, जो डेक्यूबल्टस अल्सर टाइप की डिजीज होती है उससे भी हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने बात किया रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी उसकी बात की। अब हम बात करते हैं जो प्रॉब्लम है ईटिंग से रिलेटेड या ड्रिंकिंग से रिलेटेड। क्यों, क्योंकि हमने पहले भी बोला था कि उस पेशेंट को क्या हो रहा है, निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, या उसका नोजिया वाली वोमिटिंग्स वाली कंडीशंस डेवलप हो रही है। उस कंडीशंस को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं या उस कंडीशन से हम लोग पेशेंट को कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा कि मोस्ट कॉमनली कौन कौन सी वो पर्सन को कौन कौन से सिम्टम्स शो हो सकते हैं। तो 3 सिम्टम्स हमने यहाँ मेनली लिखे, एनोरेक्सिया, नोजिया और वोमिटिंग। तो एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है, एनोरेक्सिया का सिंपल सा मतलब होता है भूख नहीं लगना। तो जो भूख नहीं लगने वाली कंडीशन होती है उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया। तो अगर किसी पर्सन को भूख नहीं लग रही है उस वाली कंडीशन को हमने क्या बोल दिया, एनोरेक्सिया। और नोजिया का मतलब होता है उल्टी जैसा फील होना, उल्टी जैसा फील होना, बेचैनी जैसा कंडीशन डेवलप होना, उल्टी जैसा फील होना। या फिर हम लोग वोमिटिंग की बात करें तो मतलब क्या होना, उल्टी होना, ठीक है ना। ये 3 कंडीशन उस पेशेंट के साथ हो सकती है।
तो अगर ये तीनों कंडीशन डेवलप है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कोशिश करेंगे कि अब वो पेशेंट जो है वो अनेबल है फूड लेने के प्रति या खाने के प्रति अनेबल है। क्यों? क्योंकि उसको एक तो भूख ही नहीं लग रही है, वो अगर भूख लग भी रही है तो उसको नोजिया वाली कंडीशन हो रही है, वोमिटिंग वाली कंडीशन हो रही है, तो वो क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है इस खाने को। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस वाली कंडीशन के अंदर उसको आईवी थेरेपी दे सकते हैं। कौन सी थेरेपी? आईवी। आईवी का मतलब हुआ इंट्रावेनस। हम लोग क्या कर सकते हैं, उस फूड को सीधा आईवी के रूप में सीधा वेन के अंदर एक ट्यूब इंसर्ट करके, कैनुला इंसर्ट करके, बीटी सेट जो है आईवी सेट यूज करके उसको सीधा सीधा भोजन जो है वो आईवी फ्लूइड के रूप में उसको दे सकते हैं। ठीक है, आगे हमने यहाँ पे लिखा द क्लाइंट में बी अनेबल टू स्वेलो। अगर क्लाइंट जो है स्वेलो नहीं कर पा रहा है, मतलब निगल नहीं पा रहा है, इवन द सिप्स ऑफ वाटर। सिप्स ऑफ वाटर का मतलब हुआ कि अगर उसके मुंह में पानी की एक बूंद भी रखा, थोड़ा सा उसको पानी पिलाने की कोशिश किया, तो भी वो क्या कर रहा है, पानी को पी नहीं पा रहा है। तो वो सारी कंडीशन उसके साथ अगर डेवलप हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, उस वाली कंडीशन के अंदर पेशेंट को जो है टी स्पून से, टी स्पून का मतलब होता है चम्मच से, उसको चम्मच से किसी भी चिप्स को, यानी कि फ्लूइड के जो फ्लूइड है, पानी है, उस पानी को पिलाने की कोशिश करते हैं। टी स्पून से पानी को पिलाने की कोशिश करेंगे। अगर वो सिंपली अगर पानी को नहीं पी पा रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चम्मच से उसको पिलाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं पी पाएगा तो अगर बिल्कुल भी उस माउथ के थ्रू बिल्कुल भी अगर कोई फ्लूइड को नहीं ले पा रहा है, उस वाली कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, आईवी थेरेपी दे सकते हैं, उसको आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, इंट्रावेनस फ्लूइड हम लोग दे सकते हैं। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस। ठीक है, आगे हमने लिखा दैट विल हेल्प द क्लाइंट टू कीप द माउथ मॉइस्ट। और अगर हम लोग उसको चम्मच से अगर पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, उससे उसका जो माउथ है वो सूखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सिंपली बोल दिया कि उसको आईवी थेरेपी पे रख दिया तो उसको माउथ से कुछ दिया ही नहीं। जब अगर माउथ से कुछ दिया ही नहीं तो उसका माउथ क्या हो सकता है, ड्राई हो सकता है, सूख सकता है ना। तो बार बार अगर मुंह सूखने वाली प्रॉब्लम हो रही है तो उससे भी हमने को क्या करना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा। उस वाली कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, टी स्पून से जो है उसको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर हम लोग टी स्पून से पानी पिलाने की कोशिश करेंगे तो उसका जो माउथ है वो सूखेगा नहीं, है ना, और मॉइस्ट रहेगा। कैसा रहेगा? मॉइस्ट। आगे हमने लिखा गिव फ्रीक्वेंट ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन का मतलब होता है मुंह की साफ सफाई, हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली जो है थोड़े थोड़े टाइम के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, मुंह की साफ सफाई उसकी कर सकते हैं। और अप्लाई इमोलिएंट टू द ड्राई लिप्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमोलेंट्स होते हैं, कुछ इमोलेंट्स आप लोगों ने सिंपली अगर सर्दियों के अंदर हम भी बात करें तो हम लोग जेली वगैरह यूज करते हैं, लिप गार्ड वगैरह यूज करते हैं, है ना। तो वो भी एक तरह का इमोलेंट्स होता है। तो वो क्या प्रिवेंट करता है, लिप्स को ड्राई होने से बचाता है। किससे बचाता है? सूखने से बचाता है। तो अगर हम लोगों को उसके लिप्स को सूखने नहीं देना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इमोलेंट्स का यूज करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा उस पर, लिप गार्ड्स वगैरह यूज करनी पड़ेगी, या और भी अगर कोई इस तरह का कोई जेली वगैरह हमारे पास है तो उसको हम लोग लगा के उसके जो लिप्स है उसको मॉइस्ट रख सकते हैं, ड्राई होने से बचा सकते हैं। आगे हमने लिखा द डेंचर्स आर रिमूव्ड एंड केप्ट सेफली। डेंचर्स का मतलब होता है जो आर्टिफिशियल दांत होता है ना, उनको बोलते हैं डेंचर्स। मैंने कल भी बताया था, पहले वाली क्लास में भी बताया था कि जो डेंचर्स है उनको हम लोग बाहर निकाल के रख देंगे, रिमूव कर देंगे और उसको सेफ अलग रख लेंगे। क्योंकि अगर उसको रिक्वायर्ड ही नहीं है, वो ओरल से कुछ ले ही नहीं पा रहा है, मुंह से कुछ ले ही नहीं पा रहा है, हम लोग उसको आईवी थेरेपी पे रख दिया है, तो उस दांतों की रिक्वायरमेंट है ही नहीं उसके लिए, है ना। तो हमने क्या कर दिया, उसके दांतों को निकाल दिया और उसको सेफ रख लिया, ताकि अगर कभी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उसको लगा देंगे, नहीं पड़ा तो डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है ना। तो ये तो इसका प्रॉब्लम था ईटिंग से रिलेटेड, और ड्रिंकिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम था उसका हमने सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम जो है एलिमिनेशन से रिलेटेड। एलिमिनेशन का मतलब होता है जो यूरिन आउटपुट हो रहा है या स्टूल आउटपुट हो रहा है उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको, है ना। जो आउटपुट आउटपुट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे यूरिन से रिलेटेड या स्टूल से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी। मेन चीज हमने 3-4 प्रॉब्लम्स देखी थी। सबसे पहले देखा था हम लोगों ने रिटेंशन ऑफ यूरिन के बारे में, फिर कॉन्स्टिपेशन टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, या इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन वाली प्रॉब्लम, या स्टूल वाली प्रॉब्लम, ऐसी कंडीशन हमने देखी थी। तो उनका हम लोगों को क्या करना है, सॉल्यूशंस करना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स जो है इनका ट्रीटमेंट करें। जैसे कॉन्स्टिपेशन से अगर रिलेटेड है तो हम लोग एंटी कॉन्स्टिपेशन जो भी आती है, जैसे लैक्टोलोज दे दिया उसको, या कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने वाली ऐसी कोई मेडिसिन दे दिया, या फिर अगर रिटेंशन ऑफ यूरिन वाली कंडीशन रह रही है, इनकॉन्टिनेंस वाली कंडीशन रह रही है, तो उस वाली कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैथेटराइजेशन कर सकते हैं, है ना। तो वो कंडीशन हम लोग जो उसका ट्रीटमेंट होगा, बेटर ट्रीटमेंट होगा, वो करने की कोशिश करेंगे। या फिर ये प्रॉब्लम आई नहीं ऐसा कोशिश करेंगे, जैसे उसको लिक्विड डाइट पे रखा, है ना, या फिर उसका जो है यूरिन आउटपुट प्रॉपर मेंटेन करते रहे, उस वजह से क्या होगा, उसको ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है। और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन में लैक्टोलोज वगैरह देके, या फिर एनिमा वगैरह लगा के उसके कॉन्स्टिपेशन को कम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वो कंडीशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पेरिनियल केयर। पेरिनियल केयर का मतलब जो अपना जेनेटल ऑर्गन्स है उसके आसपास का जो एरिया है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार
क्लीन करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा। और अगर हम लोग बार बार क्लीन करते जाएंगे, केयर करते जाएंगे, तो स्किन ब्रेकडाउन से हम लोग बचा सकते हैं उसको। किससे बचा सकते हैं? स्किन ब्रेकडाउन से बचा सकते हैं। वहाँ की स्किन जो है वो टूटेगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अगर बार बार उसको यूरिन आउटपुट हो रहा है वहाँ से, तो स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा। उस वजह से हो सकता है कि वो स्किन वहाँ से थोड़ा कट जाए। तो स्किन को कटने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ से पेरिनियल केयर करना पड़ेगा, ठीक है ना, और बार बार उसको क्लीन करते रहना पड़ेगा। जैसे ये क्लास खत्म हो जाए, कट जाए, आपको वापस रिज्वाइन करना है, ठीक है ना। अभी क्लास खत्म होने वाला है, आपको रिज्वाइन करना है वापस। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का मतलब क्लास को खत्म होने देते हैं, दूसरी क्लास में पढ़ेंगे।